सर हाँ बोलो। V is equal to IR। ये तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। वैसे स्टेटमेंट क्या होगा ओम्स लॉ का? बचपन में लिखा है आपने। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। as long as physical condition of conductor do not change. क्या कहते हो आगे? The current flowing through conductor is directly proportional to potential difference across its ends. है कुछ ऐसा? ठीक है। और देखो अब शायद से आप इसे अप्रिशिएट कर पाओगे कि हमने ये फिजिकल कंडीशन मतलब क्या कहा है। फिजिकल कंडीशन मतलब हमने तीन चीजें कही है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और चौथा पार्ट हमारा यहाँ पर कहना होता है टेम्परेचर। इसमें से लेंथ के बारे में हमने ऑलरेडी कहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में कहा है, मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी के बारे में हमने बात की है, टेम्परेचर के बारे में हम थोड़ी देर में ही बात करेंगे। बट देखो इनका कहना है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये करंट और वोल्टेज इनके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगा। हम इसे कहते हैं V इक्वल टू I इंटू R। ठीक है। सो इसका ग्राफ अगर प्लॉट किया जाएगा तो ये इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा। क्या सही है? यस सर। ठीक है। ये पोटेंशियल है आपका, ये करंट है, और बेसिकली फिर आप यहाँ पर कहते हो कि सर ये स्लोप ऑफ लाइन ये डेल्टा V हो जाएगा, ये डेल्टा I हो जाएगा, एंड द स्लोप ऑफ लाइन इज रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ये R है, इट इज बेसिकली स्लोप ऑफ लाइन। क्या सही है क्या? So there are certain conditions in which this Ohm's law is not obeyed. कौन कौन सी कंडीशन है? तो देखो हम कहते हैं limitations of Ohm's law। कंडीशन फर्स्ट है V ceases to be proportional to I। दूसरा the relation between V and I depends on sign of V, that is polarity of potential। और तीसरा है रिलेशन बिटवीन V and I
is not unique. अब मैं थोड़ी सी एक दो डायग्राम निकालता हूँ, आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि हमने क्या कहा है। तो देखो नॉर्मली क्या होने वाला है, ये पोटेंशियल का ग्राफ ऐसा रहेगा, पोटेंशियल एंड करंट का। बट इन सर्टन केसेस आपने ये भी सुना है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा क्या हमारा हीटिंग इफेक्ट बढ़ता है क्या, H=I²RT। हाँ सर ये तो बढ़ता है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। सो कुछ मटेरियल में ये ग्राफ शुरुआत में तो इसे फॉलो करने वाला है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम ये यहाँ से डेविएट हो, ठीक है। सो इनको कहेंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स बड़े गड़बड़ वाला काम करते हैं। तो क्या करते हैं सेमीकंडक्टर, तो देखो सेमीकंडक्टर में ऐसा होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स बायस, और ये काफी अलग रहते हैं। नॉट ओनली दैट, ये करंट मिली एम्पियर में रहता है फॉरवर्ड बायस में, ये माइक्रो एम्पियर में रहता है। और यहाँ का पोटेंशियल भी ये दिस विल बी 0.2 वोल्ट और ये -2 वोल्ट। सो इस प्रकार से यहाँ पर ओम्स लॉ का रिलेशन डायरेक्ट, मतलब ओम्स लॉ का तो रिलेशन फॉलो भी नहीं हो रहा है। नॉट ओनली दैट, करंट की अमाउंट ये पोलैरिटी पर डिपेंड करती है। सेमीकंडक्टर में ऐसा क्यों होता है ये अपन देखेंगे आराम से। देन देयर आर सर्टेन मटेरियल जहां पर ये रिलेशन ऐसा रहेगा। ये शुरुआत में ये लीनियर है, ठीक है। उसके बाद जो रीजन शुरू हुआ ये नॉन लीनियर वाला रीजन शुरू हुआ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस कम हुआ। तो ऐसे भी कुछ मटेरियल रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज टिपिकल ग्राफ ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है।
ये इस प्रकार का बिहेवियर दिखाता है। दिस इज नॉन लीनियर रीजन। दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, तो ये ऐसे तीन अलग अलग कंडीशन है टिपिकली हमारे सेमीकंडक्टर्स, जहां पर पोलैरिटी पर ये डिपेंड करेगा। कुछ ऐसे मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड, एस चाहिए यहाँ पर। सो ऐसे जगह पर ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। क्या सही है क्या? ये लिमिटेशंस है। ठीक है, ओके ठीक है सर। सो यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो देखो कुछ चीजें आपको बेसिक पता है। पार्ट 1, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स, ये कैसे रहेगी, हाई या लो? रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स and resistivity of semiconductor. So देखो, typically for metals, this resistivity in the range of 10 to the power -6 to 10 to the power -8 ओहम मीटर। बेसिकली रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम रहेगी, इनकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। इंसुलेटर में अपोजिट है, इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी ज्यादा रहेगी, कंडक्टिविटी कम रहेगी। देखो ये रहेगी, this is in the range of 10 to the power 14 to 10 to the power 18। ठीक है, एंड देन फॉर सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टिविटी ये इंटरमीडिएट रहेगी, इट इज इन द रेंज ऑफ 3.5 10 to the power -8 -5 to 2.3 into 10 to the power 3। Obviously this is ohm meter। ठीक है, शायद से इंसुलेटर की रेंज अपन बढ़ा भी सकते हैं, 10 तक लेकर जाएंगे। तो देखो जहां पर रेजिस्टिविटी ज्यादा, चार्जेस के फ्लो को बहुत ज्यादा अपोजिशन है, दे विल एक्ट एज इंसुलेटर। रेजिस्टिविटी ज्यादा, कंडक्टिविटी कम। जहां पर रेजिस्टिविटी काफी कम है, दे आर गुड कंडक्टर्स, सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर्स, आप देखो दिस इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, अब इन प्रॉपर्टी का यूज करके आप लेबोरेटरी में यूज करने वाले रेसिस्टर्स तैयार करते हो। और अगर आपने देखा होगा, जस्ट एक मिनट, तो इस प्रकार की चीज कभी आपने देखी है क्या? Yes, sir. इनकी साइज बहुत छोटी होती है। अगर आपके घर में टेस्टर होगा तो टेस्टर के अंदर ये चीज रहेगी, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग
तो अपने ये एलईडी बल्ब होते हैं ना, ये एलईडी बल्ब के अंदर छोटी सी चिप होती है, उनके ऊपर भी ये रेजिस्टर्स रहेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट जो हम देखने वाले हैं वो टिपिकली अबाउट दिस कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, ये रेजिस्टर का कलर कोडिंग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ये कलर के थ्रू इसकी वैल्यू आप बता सकते हो। ठीक है, सो पहली चीज हम ध्यान में रखेंगे कि इस प्रकार के जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं दीज आर रेजिस्टर्स। ठीक है, और इनका यूज हम करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, सभी जगह पर, मतलब नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी इनका यूज रहेगा। और यहाँ पर हम दो टाइप के रेजिस्टर यूज करते हैं। ठीक है, कौन से दो टाइप के रेजिस्टर्स यूज करेंगे? एक वायर बाउंड रेजिस्टर्स। ठीक है, वायर बाउंड मतलब जहां पर वायर का बहुत बड़ा कॉइल किया जाएगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वो वायर का रेजिस्टर बढ़ने वाला है। और दूसरा कार्बन रेजिस्टर्स। ठीक है, दूसरे रेजिस्टर्स रहेंगे कार्बन रेजिस्टर। अब वायर बाउंड रेजिस्टर में टिपिकली हम डिफरेंट अलॉयज की वायर यूज करते हैं, और जो कार्बन रेजिस्टर्स है वो आगे दिखाए, ये डायग्राम में हम देख रहे हैं। ठीक है, so there are two types of resistors. Wire bound resistors और दूसरा कार्बन रेजिस्टर्स। वायर बाउंड रेजिस्टर में हम टिपिकली वायर ऑफ अलॉयज। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बिकॉज अलॉय की रेजिस्टिविटी ये जनरली ज्यादा रहेगी। तो फॉर एग्जांपल कॉपर की रेजिस्टिविटी है 1.7, तो वही नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी है और ये आपने बचपन में इसका रीजन भी पढ़ा है कि अलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हायर रहेगा, दे विल बी स्टेबल एट हायर टेम्परेचर, और उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण आप उन्हें रेजिस्टेंस का सोर्स करके यूज कर सकते हो। इवन इन केस ऑफ हीटिंग इफेक्ट आप इनको यूज करोगे। सो नाइक्रोम, मैंगनीन, इन प्रकार की वायर को हम कॉइल करके यूज करेंगे। क्या सही है क्या? ठीक है, अब वायर बाउंड रेजिस्टर्स ये जनरली फ्यू हंड्रेड ओम्स तक आप यूज करोगे। ठीक है, इससे ज्यादा रेजिस्टिविटी अगर आप, इससे ज्यादा अगर रेजिस्टेंस आपको चाहिए तो फिर वहां पर वायर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, दिस इज टिपिकली फ्यू ओहम्स टू फ्यू हंड्रेड ओहम, इस रेंज में इनको यूज करना चाहिए। क्या ध्यान में आ गया? जब आपको ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम कार्बन रेजिस्टर्स यूज करेंगे। फॉर हायर रेजिस्टेंस इनका एडवांटेज क्या क्या है? सो
पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे आर कॉम्पैक्ट, हमारे डिवाइसेस छोटे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सिर्फ आपको एक छोटा डिफरेंस ध्यान में आएगा, हमारे घर में पुराने रेगुलेटर रहते थे क्या, बड़े वाले, देखा है? तो पुराने बड़े वाले रेगुलेटर, या कभी आप लैब में गए हो तो आपने रिहोस्टैट नाम की चीज देखी होगी। सो उनकी साइज जो है, और कंपैरेटिवली अभी नए इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर जो आ गए, उनकी साइज बटन इतनी है। सो बटन से 10 गुना 20 गुना बड़ा डिवाइस, और बटन के इतना डिवाइस छोटा सा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। वायर बाउंड रेजिस्टर जो रहेंगे उनकी साइज ज्यादा रहेगी, कार्बन रेजिस्टर जहां पर है दोज विल बी कॉम्पैक्ट, बहुत सस्ते हैं। और इससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव, और यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इनकी रेंज रहेगी few hundred to few thousands। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं, विच इज अबाउट कलर कोडिंग। तो देखो, कलर कोडिंग कैसे रहेगा। ये हमारा जो रेजिस्टर है ना, इसके ऊपर बैंड्स रहने वाले हैं, अलग अलग कलर के बैंड रहेंगे। पहला बैंड, ये शायद से दूसरा बैंड, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद शायद से तीसरा आएगा, और कुछ जगह पर चौथा बैंड भी रहेगा। तो ये पहला बैंड क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट डिजिट। दिस इज सेकंड डिजिट। दिस इज मल्टीप्लायर, एंड द लास्ट इज टॉलरेंस या पॉसिबल वेरिएशन। और अब आपको इसका टेबल दिया रहेगा, अपन टेबल फटाक से लिख लेते हैं, मतलब आप इसकी वैल्यू बता पाओगे। कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट,
वॉयलेट के बाद ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। ठीक है, इनके साथ एसोसिएटेड नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गोल्ड के साथ एसोसिएटेड नंबर है 5, 10 एंड नो कलर मतलब 20। So these are typically ये लिखा है दिस इज वेरिएशन इन परसेंटेज, और इनके साथ एसोसिएटेड मल्टीप्लायर्स है 1, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 5, 10 to the power 6, 7, 8, 9। गोल्ड के साथ एसोसिएटेड है 10 to the power -1, इसके साथ एसोसिएटेड है 10 to the power -2। जैसे देखो, अब ये पहला कलर आपको अगर रेड दिख रहा है, ठीक है, इफ दिस फर्स्ट कलर इज रेड, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? रेड इज एसोसिएटेड विद 2, तो पहला डिजिट 2। दूसरा कलर है ब्लू, ब्लू इज 6, फिर रेड है, मल्टीप्लायर है 10 to the power 2, ठीक है, 10 to the power 2। और फिर गोल्ड है, इसका मतलब इसके साथ पॉसिबल वेरिएशन है ±5%। सो ऐसा अगर रेजिस्टर आप देखते हो तो इसका रेजिस्टेंस रहेगा 26 × 10 to the power 2 ±5% का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, सो इस कलर कोडिंग के थ्रू आप इन रेजिस्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्या सही है? Yes, sir. बिल्कुल सिंपल पार्ट है। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो ठीक है, इसके साथ आज हम रुकते हैं।